हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आपका अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो इस वीडियो में हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, लाइट, आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये 4 चैप्टर हैं जो फिजिक्स में है और ये चारों चैप्टर मिला के लगभग आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो इस एक वीडियो में हम इन चारों चैप्टर्स को, लाइट, आई, इलेक्ट्रिसिटी और इसके बाद 12th चैप्टर मैग्नेटिज्म, उसको हम करेंगे डिटेल में। लाइट और आई हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो और पॉज करके भी एक दो बार आप देख सकते हो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्री बोर्ड से पहले अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेते हो तो बहुत सारा आपके जो डाउट्स और क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में वो क्लियर रहेंगे और आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रेट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। नाउ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और रेट का मतलब होता है पर सेकेंड। तो क्यू बाई टी, और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू, और वेयर क्यू जो है वो होता है आपका चार्ज और टी होता है टाइम। और अगर हम देखें ये मेजर किससे किया जाता है, तो इट इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नेम एमीटर। एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और इसका अगर हम देखें इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। कभी भी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। और अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट क्या होता है, तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो पूरा पाथ एक क्लोज पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, यहाँ Q की वैल्यू अगर हम देखें, Q क्या होता है? इट इज़ अ नेट चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन गिवन टाइम। तो Q बाय टी, एम्पियर SI यूनिट। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, Q का होता है आपका जो यूनिट है, Q की यूनिट होती है C, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो बहुत बार 1 एम्पियर को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या हो जाता है? 1 कूलम और अपॉन में 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। So when 1 coulomb charge flows through a conductor for 1 second, then the current drawn is 1 ampere. Now अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है आपके MCQ में कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट का फ्लो अपोजिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये भी क्वेश्चन MCQ में बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट? तो करंट या आई का जो फ्लो है इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। नाउ इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम देखें चार्ज, तो व्हाट इज चार्ज? इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक positive repel each other, negative repel each other, and unlike charges attract each other, like positive charge attract negative charge and negative charge attract positive charge, vice versa. Now कूलम, जो हमने C की बात की, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, और 1 कूलम चार्ज मीन्स
चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने कैसे निकाला? अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 माइनस होता है, वैसे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो इसको अगर आप 1 में करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम मीन्स द चार्ज पोजेस्ड बाय 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको क्लियर है। Q = NE, N is number of electrons. Now करंट अभी हमने पढ़ा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, इट इज़ चार्ज अपॉन टाइम, Q/T। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड, और दैट इज मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ये भी हमने देखा। इसका सिंबल होता है A, और लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव, राइट साइड हमेशा नेगेटिव। ये बाय कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। बहुत बार आपको ऑप्शंस में इस तरीके दे देंगे, ये A+- और A-+। तो बेस्ट और अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। आपको कन्फ्यूजन के लिए ये भी दे सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हमेशा पॉजिटिव को लेफ्ट साइड और नेगेटिव को राइट साइड रखा जाता है। नेक्स्ट है एमीटर का भी जैसे हमने पढ़ा, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमने पढ़ा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी जब इलेक्ट्रॉन्स जब की डिस्कवरी हुई थी उससे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेनन डिस्कवर हो गया था, और उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेनन को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरह से समझा जाता था। तो इसीलिए बाद में जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की तो पता चला इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तो इसका अपोजिट लिया गया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक यूनिट चार्ज को मीन्स एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया गया है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज़ W/Q। W इज़ वर्क डन and Q is charge. तो 1 volt, when we define 1 volt, तो when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is 1 volt. तो ये आप ध्यान रखना, बहुत बार इसमें पूछा जाता है 1 volt का मतलब 1 जूल और 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर 1 जूल वर्क किया जाता है तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1 वोल्ट। सो ये डेफिनेशन 1 वोल्ट या 1 एम्पियर की बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज़ वोल्ट, और 1 वोल्ट इज़ 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट का मतलब होता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वोल्ट मीटर, सो इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो एक डिफरेंस अभी हमने पढ़ा कि वोल्ट मीटर का, तो ये आप बता सकते हो एमीटर करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एंड सेकेंड अभी हमने पढ़ा था एमीटर का रेजिस्टेंस लो था, बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ हाई रेजिस्टेंस। थर्ड, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, और सिंबल होता है इसका V। नेक्स्ट है सेल। सेल अगर हम कहें तो इट इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमको सेल की ज़रूरत होती है, और जब बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देते हैं दैट बिकेम्स बैटरी। और करंट इज़ ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है। करंट जो है वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल में जाएगा, और करंट फ्लो कराने के लिए हमको ये कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है।
अब ये कुछ सिंबल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। एक नंबर का कभी कभार आ जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक सेल के लिए आपको जो दो टर्मिनल्स के रूप में इसे दिखाते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और बैटरी में जब सीरीज ऑफ जो सेल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करोगे तो चार्ज हमेशा टर्मिनल्स पे लगेंगे, बीच में चार्ज नहीं लगेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इन बीच में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लग रहा है, हमेशा टर्मिनल्स पे लगते हैं। बाय कन्वेंशन हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसको लेफ्ट साइड लेते हैं, नेगेटिव चार्ज को राइट साइड लेते हैं। ये आपका की है। अगर स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है तो ये ओपन कंडीशन होता है स्विच ऑफ के केस में। अगर आपका स्विच ऑफ है, सर्किट ब्रेक है, और क्लोज्ड कंडीशन होता है स्विच ऑन का कंडीशन। तो बहुत बार आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ का पूछा जाता है, तो ये स्विच ऑफ का है और ये स्विच ऑन का। स्विच ऑन होगा तो सर्किट हमारा क्लोज होगा, स्विच ऑफ होगा तो सर्किट हमारा ओपन होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में करंट फ्लो करेगा। ये वायर जॉइंट। नेक्स्ट इज वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। क्वेश्चन इसके बाद ये आता है आपका रेजिस्टेंस और रेहोस्टेट। रेजिस्टेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं और रेहोस्टेट ये इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। बहुत बार रेहोस्टेट की जगह आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसको हम कह देते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेहोस्टेट को इस साइन से डिनोट करते हैं। ये आपके एग्जाम में आता है। एमीटर, वोल्टमीटर, ये अभी हमने पढ़ ही लिया इसको ए से, वोल्टमीटर को वी से। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। ये आपके एग्जाम में चांसेस बहुत होते हैं आने के। ओम्स लॉ क्या होता है? तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स अगर एक टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कितना करंट पास हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड R, और इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस। इट इज़ अ कांस्टेंट और V इज इक्वल टू आई आर, ये वैल्यू आ जाती है आपकी। अगर हम ग्राफ बनाते हैं VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, ये भी आ जाता है आपके एग्जाम में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेते हैं Y एक्सिस पे और करंट को लेते हैं हम X एक्सिस पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके का बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अच्छा इसके बहुत बार आपको इसका स्लोप पूछ लिया जाता है, तो आपको पता है स्लोप हमेशा क्या होता है? Y बाय एक्स। तो यहाँ Y क्या है आपका? V, और x क्या है? I। तो स्लोप ऑफ दिस इज रेजिस्टेंस। तो V बाय I क्या है आपका? रेजिस्टेंस। तो बहुत बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो स्लोप क्या है इसका? स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेजिस्टेंस। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि स्लोप जो है वो होता है रेजिस्टेंस। क्लियर? नाउ रेजिस्टेंस, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करे, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है ओम, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। 1 ओम मीन्स 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। रियोस्टेट, जैसे हमने कहा, इट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये कंपोनेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। मीन्स आपको करंट को रेगुलेट करना है, बढ़ाना है, घटाना है, लेकिन वोल्टेज सोर्स सेम है, तो आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा दोगे। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो आपका करंट जो है, अगर वोल्टेज फिक्स, अगर हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर, ये अगर आपका फिक्स है, मान लो वोल्टेज फिक्स है, तो अगर आपका करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, या वाइस वर्सा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन V इज कांस्टेंट। क्लियर? नाउ फैक्टर्स ऑन विच, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इस अगर हम देखें कांस्टेंट टेम्परेचर पे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और यहाँ एक साइन कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट को, तो एक लेते हैं हम रो L बाय A। रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, ये एक कांस्टेंट है, और ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है।
Now resistivity, तो it is defined as the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces। कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हो और उसका एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो, अगर आपका क्यूब है तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ 1 मीटर होगा, तो रेजिस्टेंस और रो बराबर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का, देन रेजिस्टिविटी इज़ 1। और इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, ऐसा यूनिट इज़ ओम मीटर। और ये जो है चेंज इन लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर पे के अनुसार ये चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज से चेंज हो जाता है, तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए लेते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी का अगर रेंज देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में कि अगर रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल का मतलब कि जो गुड कंडक्टर्स है, तो अगर गुड कंडक्टर्स है उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी, तो उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इंसुलेटर्स क्या होता है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, दैट इज़ 10⁻12 टू 10⁻17। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो जनरली हायर होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। एलॉय की खास बात क्या होती है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए इनका हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी, अगर आपसे पूछा जाए हीटिंग डिवाइस में कौन से एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ध्यान रखना नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है वो एक एलॉय है जो बहुत ज़्यादा हीट में भी मेल्ट नहीं होता, तो इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कॉइल्स इस्तेमाल होते हैं आपके हीटिंग कॉइल्स या जो भी आप देखते हो हीटर वगैरह, उन सब में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एलॉय है, और किसका एलॉय है? निकेल और क्रोमियम का। तो निकेल और क्रोमियम, इससे नाम बना है नाइक्रोम। और ये जितने भी, अगर आपको नहीं पता है, और तो जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड डिवाइसेस है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते। हाई टेम्परेचर पे भी ये जल्दी बर्न नहीं होते, ना ही ये मेल्ट होते हैं जल्दी। उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम का भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉपर और एल्युमिनियम जो आपको, अगर हम वायर्स की बात करें तो अधिकतर वायर्स जो है कॉपर और एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सबसे लो रेजिस्टिविटी आपकी सिल्वर की होती है, Ag की होती है, बट सिल्वर के वायर्स जो है वो काफ़ी कॉस्टली होंगे, तो इसीलिए आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के। क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी लो होती है, और जो ट्रांसमिशन लॉस है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये था आपका। नेक्स्ट है रजिस्टर्स इन सीरीज़। अब जब भी रेजिस्टेंस, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो और उनको हम कनेक्ट करते हैं, तो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। सीरीज़ में क्या होता है, एक एंड को दूसरे एंड के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, और अरेंजमेंट को कहा जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उन तीनों का सम होता है, और करंट जो है इसमें सेम रहता है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओवरऑल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो RE अगर हम बात करें तो इन तीनों का एडिशन हो जाएगा, 5, 10, 15, 15, 30 ओम। ये आपको ध्यान रखना है। और यही इसमें कहा गया है कि अगर ये मान लो, अगर ये 25 भी होता और बाकी 2 और 2 भी है, तो भी हाईएस्ट से हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल का सम है। नाउ टोटल वोल्टेज जो है इसमें, अब अगर करंट रेजिस्टेंस में फिक्स है तो क्या चीज़ चेंज होगी? तो वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहता है, तो सम ऑफ वोल्टेज भी होता है V = V1 + V2 + V3। तो वोल्टेज हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग होगा। जितने भी रजिस्टर है, जैसे रेजिस्टेंस R1 है तो उसमें वोल्टेज होगा V1, रेजिस्टेंस R2 है तो वोल्टेज V2, R3 है तो वोल्टेज V3। ओवरऑल वोल्टेज हम इन सबको ऐड करके निकालेंगे।
तो इससे हमारा ये भी आता है आई इससे कॉमन आ गया, आई क्योंकि कांस्टेंट है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 वी इज इक्वल टू IR। तो सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस जो है वो ऐड करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस को R1 प्लस R2 प्लस R3, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें आई जो है वो सेम रहता है। तीसरा वोल्टेज जो है वो डिफरेंस रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, और इसमें जो डिफरेंस हो जाता है वो होता है वोल्टेज करंट का। तो जैसे R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3। अब इसमें जो टोटल करंट है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वोल्टेज सेम है तो V बाय R, तो V अपॉन में R1, V बाय R2, V बाय R3 इस तरह से निकालते हैं। तो V अगर आप कॉमन ले लेते हो तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है दैट इज़ 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका इन्वर्स का सम होता है। इसमें देखो एक क्वेश्चन अगर मान लो किया जाए इसका, यहाँ ध्यान रखना आप, यहाँ बहुत बार आप गलती करते हो। जैसे मान लो R1 आपका है 5, R2 है 10 और R3 है आपका 15 ही मान लेते हैं, ये है। तो अब पैरेलल में है तो आपने किया 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15। यहाँ आप ध्यान से समझो, काफ़ी गलती करते हो इसलिए इसको ध्यान से समझना। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हो गया आपका मान लो 30। तो 5 6, 10 3, 15 2, तो 6 3, 9 और 2 11 बाय 30। तो यहाँ ये आंसर आया। बहुत बार आप लोग क्या करते हो, यहीं पे 11 बाय 30 देख के और आंसर में आपका 11 बाय 30 दिया रहता है, उसको मार्क करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है ये 1 बाय R है, तो यहाँ पर अगर इफेक्टिव R पूछा जाएगा तो वो 30 बाई 11 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस चीज़ में गलती बहुत करते हो, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन्वर्स होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो ये 1 बाय R की वैल्यू आती है। तो R की वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू यहाँ आती है उसको आपको रिवर्स करना होता है। तो ओवरऑल R यहाँ पर 30 बाई 11 होगा, ना कि 11 बाई 30। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खासकर सीरीज में गलती नहीं होती, क्योंकि उसमें सिंपल ऐड करना होता है। पैरेलल में बहुत आप गलती करते हो, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, जिस तरह से पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो लार्जेस्ट कोई भी रेजिस्टेंस है उससे हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन सीरीज़ में अगर हम लार्जेस्ट मान लो 25 भी है तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा उससे ज़्यादा होगा। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। जैसे इसमें अगर 30 बाई 11 की वैल्यू देखो तो स्मॉलेस्ट क्या है, 5 है। इसमें 5 से इसकी कम ही आएगी वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ऊपर, उसको अगर हम देखें तो सीरीज़ में क्या होता है कि जब भी एक कंपोनेंट फेल हुआ तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और बाकी कंपोनेंट हमारे वर्क नहीं करते हैं। तो पहला तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है। इसी को ओवरकम करने के लिए हम अपने घरों में कैसे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं कि अगर डिफरेंट अप्लायंसेस को डिफरेंट तरीके से जोड़ा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं कि एक अगर ख़राब भी हो गया तो उससे बाकी हमारे अप्लायंसेस ख़राब नहीं होते, सर्किट ब्रेक नहीं होता। दूसरा, अलग अलग जो अप्लायंसेस है उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ करंट जो है वो अलग अलग है। इसीलिए अगर आप देखते हो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो वायर है वो भी अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टेज का सोर्स जो है आप देखते होगे एम्पियर वाइज करंट जो है वो भी अलग अलग एम्पियर के स्विचेस भी इस्तेमाल करते हैं कि किसको कितने करंट की आवश्यकता है। तो ये सीरीज़ में पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा पैरेलल में ही पॉसिबल है। थर्ड है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल सर्किट में वो कम रहता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो ज़्यादा होगा, तो हमारा लॉस कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आप ध्यान रखना जो कि आपका पूछा ही जाता है, मैं यहाँ थोड़ा सा बताना भूल गया, रेजिस्टेंस से कि लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी, ये आप ध्यान रखना। अगर मान लो आपका कहा जाए किसी का भी रेजिस्टेंस कंडक्टर का लेंथ को अगर मान लो 2 टाइम्स कर दिया, लेंथ को 2 टाइम्स रख दिया तो क्या होगा,
यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि अगर आपको खींच कर 2 गुना किया गया है, तो अगर आप खींच कर किसी भी वायर को 2 गुना करोगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तार को आप खींचोगे तो वो पतला हो जाएगा, लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका एरिया कम हो जाएगा। तो उस केस में आपको वॉल्यूम से डिनोट करना है। वॉल्यूम से आपको, मान लो पहले आपका एरिया था ए और लेंथ था एल, तो आपका वॉल्यूम क्या था, एल इंटू ए। अब वॉल्यूम तो फिक्स ही है। अब अगर जो नेक्स्ट जो है ये 2L हो गया है, तो नया जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो ए डैश, मान लो इस तरीके से हमने निकाला, एल से एल कैंसिल, तो A/2 हो गया, तो नया एरिया पहले का हाफ हो जाएगा। और नया रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे, पहले आर था आपका, रो तो फिक्स है L/A, और अब जो नया R डैश आप निकालोगे वो हो जाएगा, रो फिक्स है क्योंकि चेंज नहीं होता, L की जगह हो गया आपका 2L, एरिया की जगह हो गया A/2, तो फिर ये 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो R डैश जो है अगर आप देखोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। लेकिन अगर कहा जाए सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ बढ़ा देंगे तो लेंथ बढ़ा देंगे, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर सेम लेंथ में जो एरिया है, अगर सेम एरिया में लेंथ बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेम लेंथ में एरिया अगर बढ़ा देंगे तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में पूछा जाता है कि जो अगर हैवी अप्लाइंसेस है जिसको कि ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, उनके अगर वायर्स देखो तो काफ़ी मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो करंट उसमें से, रेजिस्टेंस जो है उसमें से कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर प्योरली रेजिस्टिव है, कि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली उससे डिसिपेटेड हो रहा है, मतलब वो वेस्ट हो रहा है। और वेस्ट किस फॉर्म में होता है, इट इज़ फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स किसी भी अप्लाइंसेज आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो और अगर वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है तो वो गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एनर्जी हमारा वेस्ट हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हम एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहें E=P×T, और P होता है आपका पावर, तो P×T, और हीट प्रोड्यूस्ड H=VIT, पावर होता है आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, आगे हम पढ़ेंगे। और हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है H=I²RT। इसको और देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या स्टेट करता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी रजिस्टेंस में, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ये स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो H=I²RT हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट जो है, अब कुछ डिवाइसेस है जहाँ हमको डिज़ायरेबल है हीटिंग इफेक्ट, हमको चाहिए कि वो डिवाइस हमारा हीट हो, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, गीजर्स। इन सब में हम ऐसे कंडक्टर्स का इस्तेमाल, ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो और उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। हीटिंग इफेक्ट अनडिज़ायरेबल होता है, लाइक कंप्यूटर्स में, मॉनिटर्स में, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब का हीट का हमको यूज़ नहीं करना है, ये अनडिज़ायरेबल है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब्स में अधिकतर जो पावर है वो फिलामेंट जो है उसके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हीट भी रेडिएट होता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। और ये फिलामेंट किसका बना होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन का बना होता है? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, ना ही ये मेल्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और जो बल्ब हैं उनमें कौन सी गैस फिल की जाती है? नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस। क्यों? वो ऑक्सीडाइज ना हो और लाइफ उनकी ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहे। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से। और फ्यूज़ को बहुत पतले तारों से बनाया जाता है, या तो प्योर टिन या कॉपर और टिन के अलॉय से बनता है। फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ, कि जैसे ही करंट थोड़ा ज़्यादा आए और अगर वो गर्म हो जाएगा, जो
एक्सपेक्टेड करंट है उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका जो अप्लायंसेस है वो ख़राब नहीं होंगे। इसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, अगर पूछा जाए मान लो कि रेजिस्टेंस फ्यूज़ का क्या होगा, तो क्योंकि वो प्योर कॉपर और टिन के बनाए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होता है, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। जैसे हल्का भी करंट फ्लो होने लगा तो वो मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस, कि जो करंट कैपेसिटी है फ्यूज़ की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो हमारी अप्लायंसेस की है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किस रेट से जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है उसको हम कहते हैं पावर। तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो वी आई की जगह आप दो तरीके से लिख सकते हो, अगर आप V की जगह आई आर इस्तेमाल करते हो तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाता है, और अगर आप I की जगह V बाय आर इस्तेमाल करते हो तो ये हो जाता है V स्क्वायर बाय आर। SI यूनिट होती है पावर की वॉट, 1 वॉट का मतलब होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। और जो कॉमर्शियल यूनिट होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर, ये जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर, और 1 किलो वॉट आवर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये आपको ध्यान रखना है। और किलो वॉट आवर आपकी यूनिट, 1 यूनिट, जो आपके घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री है ना, तो 200 यूनिट का मतलब कितने जूल फ्री है, इसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, क्वेश्चंस एक अलग वीडियो में हम लेके आ जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स की ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। हालांकि अब आपके अधिकतर क्वेश्चंस हो जाएंगे, अपने बुक में से देखोगे तो अधिकतर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ा था कि किसी भी अगर वायर या किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसके आसपास के एरिया में जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट क्या होता है, तो इट इज़ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। और मैग्नेट वर्ड जो मैग्नेटाइट से ही आया ना, और वो आयरन का ही और होता है मैग्नेटाइट। तो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट करता है दैट इज़ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी है, 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, दोनों सेम पोल है, मतलब लाइक पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप एक बार मैग्नेट को, इस तरह का बार मैग्नेट होता है, इसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दो एयर में तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ दिखाएगा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे आसपास अगर हम देखें तो क्या क्या यूज़ होता है, तो सर्किट्स में, और इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर्स में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में इसका, अच्छा राइट हैंड रूल का इस्तेमाल, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है इंडक्शन और जनरेटर में, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है मोटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज़ में, और राइट हैंड थंब रूल हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, और फ्यूज़ वायर और अर्थिंग में इसका इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि हमने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके आसपास का जो एरिया है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, तो उसके आसपास के एरिया जहाँ से, जैसे एक अगर आप नॉर्मल मैग्नेट भी लेते हो, चुंबक भी लेते हो, तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करेंगी, तो जो एरिया जहाँ तक उसका मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव होता है दैट एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या यूनिट होती है? टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नेटिक भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इसको मैग्नेटिक कॉम्पास से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो नीडल होता है मैग्नेटिक कॉम्पास का वो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है, और अभी हमने पढ़ा फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट कौन सा डायरेक्शन शो करता है, तो इट ऑलवेज शो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखाई देती है और साउथ पोल में एंड होती हुई दिखाई देती है। ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं, इस तरह की क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं, और ये
क्लोजर होती है, दे आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, मीन्स जहाँ इसका वैसा वर्सा भी होता है कि जहाँ ये लाइंस क्लोज है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट जो है वो दो डायरेक्शन शो करने लगेगा, तो दो डायरेक्शन एक पॉइंट शो नहीं कर सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनसाइड द मैग्नेट, अगर आप देखो आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है, और इनसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो, सिन से याद रख सकते हो, सिन और नोज, सिन और नोज से याद रख सकते हो। तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड और नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, सिन और नॉस, ये दो वर्ड आप याद रख लो। कोई एक भी याद रख लोगे तो हो जाएगा, सिन SIN या NOS, दोनों में से कोई भी एक याद रख लो। तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। तो आउटसाइड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो शो होता है बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जो अभी हमने पढ़ा। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है, तो दैट इज़ HC ऑयस्टर्ड। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में बताया कि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? तो अगर आप इमेजिन करो कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आपने अपने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो जो आपका अंगूठा है वो शो करता है, अगर अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, तो जो आपके हाथ की जो उंगलियां हैं जो चारों ओर हैं अंगूठे के, वो शो करेगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इफ़ यू होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर रैप्स अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्ट्रेट कंडक्टर में, इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल से डिनोट कर सकते हैं, ये कंसेंट्रिक सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। और कंसेंट्रिक का मतलब इसका सेंटर एक ही होता है। और डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल या कॉम्पास से हम पता कर सकते हैं। सर्कल्स आर, अगर कंडक्टर्स के पास ये क्लोजर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर के स्ट्रेंथ ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना करंट का स्ट्रेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्शन, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, और स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर के स्ट्रेंथ ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो था आपका स्ट्रेट कंडक्टर। सर्कुलर लूप में बहुत बार पूछ लेता है, सर्कुलर लूप क्या है? मान लो यही स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अभी हमने कहा ये स्ट्रेट वायर है, इसके चारों ओर अभी ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अगर इसी वायर को आप सर्कुलर कर लेते हो, इसी वायर को आप गोल कर लेते हो, तब जो करंट है ये इसके चारों ओर इस तरह से ही तो मूव कर रहा है, तब आपको दिखाई देगा थोड़े से अलग तरीके से। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट आप इसको दिखाई देंगे, और सर्कल्स थोड़े से बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे हम दूर होंगे। और हर पॉइंट जो है वायर में जो करंट कैरी कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को राइज करेगा और एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं कैसे आपको दिखाई देगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप हमेशा सेम रहता है। ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा। एक, अगर आप वायर को सर्कुलर लूप दे देते हो तो ये नॉर्थ टू साउथ, तो इनसाइड तो अभी हमने पढ़ा, सिन पढ़ा ना, सिन, तो इनसाइड जो है वो आपका साउथ टू नॉर्थ होता है, और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ शो होगा। वो बार मैग्नेट में खासकर होता है ये। अब यहाँ हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा पंखे वगैरह के मोटर में या वायर्स में, जितने ज़्यादा आप कॉइल्स लगाते हो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इज़ एडिटिव इन नेचर, मीन्स अगर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप को एक साथ जोड़ेंगे तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में रहता है।
अब यहाँ नेक्स्ट है सोलेनॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड आपका आ जाता है। सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर आप एक स्प्रिंग की तरह कॉइल को इस तरह से बना देते हो और उसके बीच में ये मान लो कॉपर वायर का है और फिर करंट आप इससे पास करते हो, इस तरह का बनता है जब करंट पास करते हो, और एक बहुत ज़्यादा कॉपर वायर क्लोजली रैप कर देते हो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो उसे कहा जाता है सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जब उससे करंट पास किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड और पैरेलल लाइंस की तरह से शो होते हैं। फिर वही आउटसाइड जो है सोन और सोन नहीं होता है, सिन और नॉस, दोनों में से कोई भी याद रख लो। तो इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, ये आप हमेशा ध्यान रखना। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, सिन नॉस, सिन नॉस, इस तरह से याद रख लो। सिन मतलब साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, नॉस नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। तो आउटसाइड पूछे तो नॉर्थ टू साइड, इनसाइड पूछे तो साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है सोलेनॉइड जो है उसका यूज़ किया जाए। अब जब मान लो यहाँ इसके अंदर गैप रहता है तो इसके अंदर कोई भी हम आयरन को, अगर सॉफ्ट आयरन को रखा जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के कारण वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैग्नेट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, होता है परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का टेम्पररी मैग्नेट होता है और ईजिली डीमैग्नेट, जैसे आप करंट फ्लो करना बंद करो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। स्ट्रेंथ इसका वेरी करता है, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट आप दोगे उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा। परमानेंट मैग्नेट जो आप घरों में मैग्नेट्स देखते हो उसका स्ट्रेंथ फिक्स रहता है। इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के करंट को चेंज कर दे तो इसकी पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाएगी, नॉर्थ बिकम साउथ, साउथ बिकम नॉर्थ। और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आप चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना जनरेट कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की खास बात होती है। इसमें पोलैरिटी आप रिवर्स नहीं कर सकते, जनरली वीक मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट आर वीक मैग्नेट। नेक्स्ट है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की, एक जो कंडक्टर है जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जिससे करंट पास हो रहा है तो उसमें कैसा फोर्स जनरेट होता है। तो इसके बारे में बताया था आंद्रे मैरी एम्पियर, जो करंट के लिए यूनिट होता है ना एम्पियर, इसी के नाम पे रखा गया है। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने सजेस्ट किया था कि जो मैग्नेट है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है एग्जर्ट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है कंडक्टर में वो मैक्सिमम होता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट 90 डिग्री या राइट एंगल पे होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स होता है ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको डिनोट किया गया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, FLHR फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो LHR लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा है कि अगर आप लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां, जो आपके थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इनको अगर आप 90 डिग्री पे तीनों को रखते हो तो अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेगा, जो आपका मिडल फिंगर है वो करंट को डिनोट करेगा, तो जो थंब है वो मोशन को डिनोट करता है। कि अगर आप स्ट्रेच करते हो 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को और थंब को, तो इस तरह से वो रहते हैं कि 4 फिंगर्स पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन होता है थंब, मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है इंडेक्स फिंगर, और करंट जो है वो होता है आपका मिडिल फिंगर। तो इस तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो, देखो आप CM तो याद रख सकते हो, तो करंट जो है वो मिडल फिंगर से होगा। फिर उसके बाद आप याद रख सकते हो MI, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर से, करंट की हम बात करें तो मिडल फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडेक्स फिंगर से, और उसके बाद आप याद रख सकते हो जो FT फोर्स जो है वो थंब से। तो इस तरीके से CM MT FT, सॉरी CM MI FT। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार आता है जो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स,
तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 तरह के वायर्स होते हैं, लाइव वायर्स, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो लाइव वायर जो पॉजिटिव वायर जिसमें से करंट मेन रहता है वो होता है रेड कलर का इंसुलेशन। जो न्यूट्रल वायर है जिसे हम नेगेटिव वायर भी कहते हैं, इसके ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है। और ग्रीन वायर जो अर्थ वायर होता है इसके ऊपर ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच जो इंडिया में होता है वो कितना होता है 220 वोल्ट। इसीलिए लाइव और न्यूट्रल वायर को आप एक साथ छू लो तो काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें सप्लाई कैसे आता है, सबसे पहला जो पोल है वहाँ से आपके मेन सप्लाई में आता है, फिर फ्यूज़, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर तक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, और फिर आपके अलग अलग जो सर्किट्स है उसमें पहुँचता है। ये जो इस तरह से अगर हम देखें, अर्थ वायर ग्रीन कलर का, लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल वायर आपके ब्लैक कलर का होता है। अर्थ वायर का काम क्या होता है, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अगर कहीं लीकेज हो करंट का, खासकर मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस में अगर लीकेज है तो उसमें शॉक हमको ना लगे, उससे हमको बचाता है अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता है कि लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है करंट को, इन लीकेज ऑफ करंट के केस में बहुत लो रेजिस्टेंस पाथ उसको प्रोवाइड कराता है। और नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। तो जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना, लाइव वायर के ऊपर जो है इसको हम पॉजिटिव वायर, न्यूट्रल वायर को नेगेटिव वायर कहते हैं। तो ये दोनों जब भी कांटेक्ट में आता है एक्सीडेंटली तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो काफ़ी लो हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस सर्किट का लो है तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, और फ्लो अगर करेगा करंट तो उसमें ओवरलोडिंग हो जाता है। तो ओवरलोडिंग भी हो सकता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ओवरलोडिंग जब करंट ड्रॉन इज़ मोर देन द करंट कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की, जो एक कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जब करंट ड्रॉ करने लिया जाता है तो उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे मान लो अगर आप एक पतले से तार पे मोटर चलाने लगो तो अब मोटर का जो करंट का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक आपका पतला वायर है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहता है आपका, तो उस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है और करंट की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है, और इस वजह से उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता है और ओवरलोडिंग हो जाता है। तो इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग्स के कॉज क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, बहुत बार अचानक से वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा अप्लायंसेस, बहुत बार हम क्या करते हैं एक ही सॉकेट में एक से ज़्यादा अप्लायंसेस को लगा देते हैं, उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाता है। फिर है सेफ्टी डिवाइसेस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अर्थ वायर और एमसीबी। फुल फॉर्म आ जाता है एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी बहुत बार आ जाता है, तो जो आप घरों में देखते हो ना जिसे आप कहते हो एमसीबी जो गिर गया है, एम सील कह देते हो शॉर्ट में, लेकिन वो एम सील नहीं होता है, एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आजकल घरों में यही यूज़ किया जाता है कि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत आपका एमसीबी डाउन हो जाता है, करंट फ्लो बंद हो जाता है, फिर आप इसको उठा लेते हो। फ्यूज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है बट अब कम हो गया इसका इस्तेमाल, क्योंकि एमसीबी का इस्तेमाल होता है तो जैसे ही कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो डायरेक्ट आपका एमसीबी डाउन हो जाता है, ये सर्किट ब्रेक हो जाता है और फिर आपको जो अप्लायंसेस है वो आपके बच जाते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स। अब अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार बहुत बार आ जाता है यहाँ पे, शायद हमसे छूट गया क्या, देखिए ज़रा, इसमें नहीं दिया है बट ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। ये क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जो हमारे घरों में जो आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है आपका 50 हर्ट्ज़। ठीक है, कितना होता है 50 हर्ट्ज़। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वो होती है 50 हर्ट्ज़। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑल्टरनेट करंट होता है, ऑल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट से रिलेटेड टॉपिक आता है आपका। तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके। अब हम देखते हैं लाइट और आई। तो अब हम करेंगे लास्ट के जो फिजिक्स के 2 चैप्टर्स आपके बचे हैं, लाइट और
आई। तो सबसे पहले लाइट की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में ना पढ़ के, क्योंकि दो चैप्टर्स आपको अच्छे से डिटेल में समझाने थे उसको हमने समझा दिया है। अब जो दो चैप्टर्स हैं उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम थोड़ा कवर करेंगे। ओवरऑल चैप्टर कवर करेंगे बट जो ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस होता है उसको देखेंगे। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले लाइट, तो लाइट की हम बात करें तो ये आपको पता ही है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमको किसी भी चीज़ को देखने के लिए इनेबल करती है। लाइट जो है वो किस प्रकार का वेव होता है, तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ दिस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, तो लाइट एक ऐसा है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने में। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट का दो नेचर होता है, वेव और पार्टिकल। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। 3 की 10 की घात 8, 10 की घात 7, 6 में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड अगर याद रखते हो, लाख का मतलब होता है आपका 10 की घात 5, 10⁵। किलोमीटर का मतलब किलो का मतलब होता है 10⁵, तो इतने मीटर पर सेकंड। तो ये भी ओवरऑल जोड़ के आपका 10⁸ ही हो जाएगा। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी आप इसको याद रख सकते हो। और जब भी किसी सरफेस पे लाइट फॉल होता है तो कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, दूसरा लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए, उससे पार हो जाए, तीसरा उस पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो यही 3 चीज़ें होती हैं। इन्हीं 3 में से 2 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि जब भी एक पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर पे लाइट टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो उसका बाउंसिंग बैक होना कहलाता है रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपने क्लास 7th 8th सब में पढ़ा है, इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। अगर एक मिरर है उस पर लाइट आके टकरा रही है तो जो रे स्ट्राइक करती है दैट रे इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, और फिर वो रिफ्लेक्ट जो टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाती है देन इट इज दिस रे इज़ नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद अगर नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है दैट इज़ आर, और इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट होता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये 2 पॉइंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है 2 नंबर में कभी कभार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट है आपका इमेज। इमेज क्या होता है, जहाँ पे 2 लाइट रेज मीट करती हैं या अपीयर होती हैं मीट करती हुई। अगर एक्चुअली मीट करेंगे तो रियल इमेज बनेगा, और हमको अपीयर होंगी और एक्चुअली मीट नहीं करेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ध्यान रखना है कि जो रियल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होता है, तो सॉरी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब हमेशा उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, वर्चुअल नहीं हो सकती। नॉर्मली जो अगर हम इमेज सिनेमा स्क्रीन पे फॉर्म होता है वो रियल इमेज होता है। प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज़ वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर के द्वारा दोनों तरीके के इमेज फॉर्म होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये हमने काफ़ी पढ़ा है, इसको ध्यान रखना। वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा ध्यान रखना, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा और रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो VERI वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट इमेज होगा। साइज ऑफ इमेज हमेशा इक्वल होता है। अगर आप मिरर में देखो तो आपको अपना सेम साइज दिखाई देगा। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज जितना डिस्टेंस आप मिरर पे होते हैं उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होता है। बस एक खास बात होती है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट जो थिंग्स है वो लेफ्ट हो जाती है, लेफ्ट बिकम्स राइट। इसका एप्लीकेशन आप देखते हो, एम्बुलेंस जो रिटर्न होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि जब आप मिरर में देखो, क्योंकि हम रेयर व्यू के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं,
कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज जब बनाएगा तो इसको लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट कर देगा रियर व्यू मिरर में, और तब आपको ये सही दिखाई देगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो इमेज जो मिरर है उससे अगर आप जहाँ भी खड़े हो, अगर आप स्पीड आपकी x है और x स्पीड से आप मिरर की तरफ जा रहे हो, तो आपका जो इमेज है वो कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप ध्यान रखना, इस जो इमेज है नॉर्मली आपको लगेगा कि आपकी स्पीड x है तो मिरर की भी इमेज स्पीड x होगी, लेकिन मिरर की स्पीड जो है वो डबल होती है। ये आप ध्यान रखना। इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर शॉर्ट में कर देते हैं, डिटेल में अगर कहोगे तो कभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मिरर से आप 10 मीटर पे हो, ठीक है, और इसको आप 10 सेकंड में कवर कर जाते हो, तो आपकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड में आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, आपने इतना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अब जहाँ से आप देख रहे हो, जब आप 10 मीटर पे था आपकी इमेज कितने मीटर पे थी, 20 मीटर पे, 10 मीटर इसके और यहाँ तक जो मिरर है और 10 मीटर अंदर, तो इमेज जो तो थी वो 20 मीटर पे थी। अब 10 सेकंड में आप मिरर तक पहुँचे हो तो आपने 10 मीटर कवर किया, लेकिन आपको जो दिखाई दे रही है आपकी इमेज, अब जब आप मिरर तक पहुंच जाओगे तब आपकी और जो इमेज है उसके बीच में डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस था पहले 20 मीटर था, और अब जो टोटल इमेज ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपका कितना ट्रैवल किया है, 20 मीटर। तो सेम टाइम में उसने 20 मीटर ट्रैवल करती हुई दिखा, एक्चुअल में तो होता ही नहीं है, वो आपको लगता है ऐसा कि उसने 20 मीटर ट्रैवल किया, इसीलिए जो उसका स्पीड है वो डबल हो जाता है। ये ध्यान रखना आपको। और आगे देखें जरा, फिर है स्फेरिकल मिरर। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। सिंपल आप अपने हाथ से याद रख सकते हो, जो आपका हाथ का सीधा पार्ट है जहाँ पर आपकी हथेली होती है, रेखाएं होती है, उसको अगर आप एक चम्मच की तरह बनाओ तो जो आपका अंदर वाला पार्ट है जिसमें कोई चीज़ रखी जा सकती है वो कहलाता है आपका कॉन्केव पार्ट, कॉन्केव मिरर। और जो उसका ऊपर वाला, जो आप अगर हाथ को उल्टा कर दो तो ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स सरफेस। और इस तरह के मिरर, जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होता है दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर वाला है दैट इज़ कॉन्केव मिरर। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक मिरर की जो खास बात है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, ये सब हमने पढ़ा ही हुआ है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या होता है कि लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े। फिर पोल होता है आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर, जो है इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहलाता है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी है उस स्फेयर का सेंटर जिससे ये मिरर कार्व करके निकाला गया है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। फोकस क्या होता है, बहुत बार यहाँ पे डाउट आता है, यहाँ गलत करते हो आप लोग। फोकस बहुत बार आप लोग कह देते हो कि जो हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पी और आर के बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ रेडियस होता है, लेकिन ये नहीं होता है। फोकस का डेफिनेशन ये नहीं होता है। फोकस का डेफिनेशन होता है कि द पॉइंट एट विच द रेज फ्रॉम इन्फिनिटी कोइंसाइड्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करती है उसको हम कहते हैं फोकस। और बाय चांस जो फोकस है वो r/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली इसके बराबर होता है, बट आपको इसको इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्लियर रखना, आप क्वेश्चन में आता है काफ़ी बार। फिर है यही मैंने कहा f/2। u, अगर हम कुछ वेरिएबल्स की यहाँ बात करें इन सब के बारे में आपको पता होगा। u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस, r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, f फोकल लेंथ, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi हाइट ऑफ इमेज, m मैग्नीफिकेशन। फिर रूल्स ये हमने पढ़े ही हुए हैं, इसको हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम देखें रे डायग्राम्स, तो रे डायग्राम्स आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कि जब आपका ऑब्जेक्ट, अगर हम 6 के 6 पोजीशन होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो होता है आपका जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच रखा जाए। तो जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में जब P और F के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं, बाकी सभी केसेस में रियल इन्वर्टेड बनती है। बस एक केस में जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है P और F के बीच रखा जाए तब वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये आप ध्यान रखना। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट, साइज एंड लार्ज। तो अगर आपको सीधा देखना है और बड़ा देखना है तो कैसा मिरर का इस्तेमाल करोगे, तो
क्योंकि सीधा और बड़ा सिर्फ एक ही मिरर दिखा सकता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा दिखाएगा बट वो हमेशा उल्टा दिखाता है। प्लेन मिरर आपको हमेशा सीधा दिखाएगा बट वो सेम साइज दिखाता है। जो सिर्फ आपका एक लौता कॉनकेव मिरर ही ऐसा है जो आपको सीधा भी दिखा सकता है और बड़ा भी दिखा सकता है। कब दिखाएगा बड़ा इमेज? जब ऑब्जेक्ट जो है पी और एफ के बीच रखा जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको ध्यान रखना है आपको। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, 3 यूज़ खासकर होते हैं। पहला, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में। अच्छा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीकल्स के हेडलाइट में जो आपका रे डायग्राम अगर बताना हो तो हम कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को? जो बल्ब है वो कहाँ पे रखा होता है? फोकस पे। और फोकस से जब लाइट टकराती है स्फेरिकल सरफेस पे तो वो पैरेलल हो जाती है और वो ज़्यादा दूर तक हमारी लाइट जाती है। तो इसीलिए सर्च लाइट, व्हीकल्स, टॉर्चेस, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बल्ब है उसको कहाँ रखा जाता है? एट एफ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रे डायग्राम को बना देना। फिर है डेंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़ा इमेज दिखाई दे, सीधा इमेज दिखाई दे, तो ये पी और एफ के बीच रखा रहता है। फिर है कॉनकेव मिरर का यूज़ सेविंग मिरर में भी करते हैं, लार्जर इमेज देखने के लिए। और लार्ज कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्क्रीट सनलाइट प्रोड्यूस करने के लिए। जब इन्फिनिटी से सनलाइट आती है उसको कहाँ फोकस करते हैं हम? वहाँ कहाँ पे मर्ज होती हैं? वो फोकस पे। तो जब बड़ी बड़ी कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे तो सनलाइट जो है एक जगह फोकस होगी और इसका इस्तेमाल सोलर फर्नेसेस में किया जाता है। फिर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा अगर हम देखें इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, आप इसको देख लो, इसको बहुत बार हमने पढ़ा है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर? तो अगर यूज़ देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है रेयर व्यू मिरर्स में। ये तो सबको पता होता है क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाती है, स्मॉल इमेज बनाती है और लार्जर या वाइडर व्यू हमको प्रोवाइड कराती है। क्योंकि ये कर्व्ड, आउटसाइड कर्व्ड होता है ना, तो ज़्यादा दूर, जैसे इस पे यहाँ के भी जो है वो एरिया कवर हो जाता है, यहाँ का भी कवर हो जाता है। यही अगर आपका इस साइड का होगा तो यहाँ का ये एरिया थोड़ा कम कवर करेगा, यहाँ वाला एरिया कवर नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्लस में कॉनकेव मिरर जो है दूर वाली इमेज जो है वो उल्टा बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है ब्लाइंड टर्न्स पे। जो अगर कहीं ट्रैफिक मर्ज हो रही हो, रोड में टर्न्स हो, तो आपको क्योंकि वहाँ बड़ा सा अगर हम कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं तो एरिया ज़्यादा कवर होता है, तो आपको वहाँ दिखाई दे देगा ब्लाइंड टर्न में। शॉप्स में एज अ सिक्योरिटी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। साइन कन्वेंशंस, इसमें बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है, जो भी चीज़ें इस तरफ रहेंगी वो पॉजिटिव, जो भी इधर रहेंगी वो नेगेटिव। ठीक है, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो अगर आपका इमेज उल्टा है तो नेगेटिव होगा, अगर आपका इमेज सीधा है तो पॉजिटिव होगा। अगर जो मिरर को हम इस तरफ रखते हैं, अगर मिरर के बिहाइंड होगा तो पॉजिटिव, मिरर के फ्रंट में होगा तो नेगेटिव। तो बस यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। फोकल लेंथ आपको ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से यू, वी, एफ और मान लो एच, इस चारों में से आपको कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो ऑलवेज नेगेटिव होता है? तो दैट इज यू। यू ऑलवेज नेगेटिव होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मिरर। मिरर से कोई मतलब नहीं होता है यू को। ये आपके साइन कन्वेंशन है, ये बहुत आसान है, इसको आप 1-2 बार देखोगे आसानी से समझ जाओगे। मैग्निफिकेशन, एम की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव से क्या मतलब होता है? तो एम जो है वो बताता है मैग्निफिकेशन के बारे में, रियल और इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, जो हाइट ऑफ इमेज है वो उल्टी है मतलब नेगेटिव, और उल्टा कौन होगा? इन्वर्टेड कौन होगा? रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है और जो वर्चुअल इमेज है उसका हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन इसकी वैल्यू अगर मान लो 1 से m की वैल्यू आगे हम पढ़ेंगे, चलो आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं। फिर है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इस पे क्वेश्चन आता है। यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखना, m जो आपका मिरर है उसमें पॉजिटिव आता है, लेंस में नेगेटिव आता है। L से लॉस याद रख लो, तो 1/v - 1/u = 1/f ये होता है लेंस फार्मूले में, और लेंस का उल्टा होता है मिरर फार्मूले में। अच्छा, मैग्निफिकेशन भी आपको v और u से याद रखना है, तो ये ध्यान रखना मिरर फार्मूले में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इस फार्मूले में होता है -v/u। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर फार्मूला तो -v/u, और जो लेंस है उस केस में हो जाता है m = v/u। आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ पे ये आपको पता है v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। फिर मैग्निफिकेशन
वही हमने कहा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो है वो कहलाता है मैग्नीफिकेशन, और ये मिरर्स के केस में -v/u अभी हमने पढ़ लिया। यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर आपका m जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर m की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो इस केस में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है। m की -1 का m<1 का मतलब कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से कम है, और m=1 का मतलब कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल है। लेकिन प्लस और माइनस साइन क्या बताता है? अगर m की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसा है? दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर आपका m नेगेटिव है, दैट इज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स अकर ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। स्पीड ऑफ लाइट हमने पढ़ा वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है कि अलग अलग मीडियम में जो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स है, जो आपका स्विमिंग पूल है वो ऊपर दिखाई देता है, आप नींबू को डालो पानी में तो बड़ा दिखाई देगा, पेंसिल को डालोगे तो बेंड करता हुआ दिखाई देगा आपको। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज़, अगर हम देखें तो ये जो है लाइट इंसिडेंट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, और फिर ये रिफ्लेक्ट कर जा रही है, यहाँ पे क्या हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, दैट इज़ रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे ये उल्टा दे दिया है, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये गलत दे दिया है, ये है आपका इंसिडेंट रे, और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट कर रही है किसी भी मीडियम पे, और फिर वो रिफ्रैक्ट होके, दैट इज़ रिफ्रैक्टेड रे, और जो सबसे बाहर रे निकलती है, दैट इज़ रे इमर्जेंट रे। और इन दोनों के अगर हम देखें, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में जो लाइट की स्पीड है उसका डिफरेंस होता है। लाइट की स्पीड का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर पार्टिकल्स क्लोज है तो लाइट की स्पीड कम होगी, अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद कितना लाइट बेंड करेगा? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जितना ये बेंड करेगा, बाद में उतना ही ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें इसीलिए जो आपका इंसिडेंट और इमर्जेंट रे है वो हमेशा अगर देखें तो पैरेलल होते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस पे डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ऑल लाइन सेम प्लेन। ये तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका जो साइन है, साइन आई बाय साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है एक गिवन कलर लाइट के लिए, और एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी इन मीडियम 2। और ये कब होता है? जब मीडियम 1 से, मान लो ये आपका मीडियम 1 है और मीडियम 2, तो जब भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो जो रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो इसका रेशियो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है? मीडियम 2 का, ये आप ध्यान रखना। तो n/2 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मीन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दैट इज n/2 n/2 का मतलब है कि लाइट जो है वो यहाँ से आपका इधर जाए, 2 से 1 में जब लाइट जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2। तो n/2 में v2/v1 और n/1 में v1/v2। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम विद रेफरेंस टू
वैक्यूम और एयर लेते हैं, लाइट की स्पीड विथ रेफरेंस टू वैक्यूम और एयर की, जब भी एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में लाइट जाएगी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू c बाय v। तो जब भी लाइट एयर से किसी भी मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उस मीडियम में जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, एयर में लाइट की स्पीड होती है c, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज n इज इक्वल टू c बाय v। c की वैल्यू इतनी होती है, अभी हमने पढ़ा था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का रेसिप्रोकल होता है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये तो अभी वैसे भी, क्योंकि अगर आपका n21 जो है वो, ये आप ध्यान रखना है, 21 का मतलब v1 बाय v2 और n12 का मतलब v2 बाय v1, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। और ये हमने कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाईएस्ट है टिल डेट 2.42, इसका मतलब लाइट की स्पीड जो है वो डायमंड में 2.42 टाइम्स कम होगी। और अगर मान लो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, तो बस आपको कैसे निकालना है, 2 और c और बाय v, तो v इज इक्वल टू c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आ जाता है, तो 3 × 10⁸/8/2 तो 1.5 हो जाएगा। इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। फिर है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो जब भी दो गिवन मीडियम में एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है तो उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसे हम कहते हैं रेयरर मीडियम। और जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है, जब भी रेयरर टू डेंसर में जाएगी तो लाइट जो है वो बेंट करेगी, ठीक है, लाइट जो है टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जब भी डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये आपने काफ़ी पढ़ा है, इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। इमेज याद रख लेना, 4 तरह के लेंस होते हैं, बाइकॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसमें भी सेम इमेज फॉर्मेशन वाला आपको ध्यान रखना है, और कहाँ पर कैसी इमेज फॉर्म होती है ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर हम इन्फिनिटी पे है तो वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज, ये कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे हैं। एफ और ए के बीच में है वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, तो मतलब कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो 4 पोजीशन, 5 पोजीशन पे अलग अलग बनती है, बट एक पोजीशन जब आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज होता है, और इसी का इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। ये आपको ध्यान रखना है, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग ग्लास में जब हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को बड़ा देखने के लिए, तो हम कहाँ रखते हैं उसको, तो हम ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रखते हैं, तो चीज़ें हमको बड़ी दिखाई देती हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रे डायग्राम ध्यान से समझ लेना है। फिर है आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, 1/v - 1/u = 1/f, ये हमने पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन इस केस में हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव v/u। बाकी सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी ही हैं, साइन कन्वेंशन एज सच कोई इंपॉर्टेंट अभी है नहीं, हमने पढ़ा ही है। फिर है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, तो p = 1/f, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। अच्छा, ये ध्यान रखना, पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फोकस पॉजिटिव था, इसका मतलब कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर पावर नेगेटिव है, तो पावर अगर नेगेटिव है तो मतलब लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस नेगेटिव। जितना फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर, तो जितना फोकल लेंथ ज़्यादा होगा पावर उतना ही कम होगा, फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना ही ज़्यादा होगा। और फोकल लेंथ कम का मतलब क्या है, जितना मोटा आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा अगर हम देखें तो फोकल लेंथ उसका उतना कम होगा तो पावर उसकी उतनी ज़्यादा होगी। जितना पतला लेंस होगा उसका फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, उसका पावर उतना ही कम होगा। और अलग अलग लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर अगर हमको निकालना है तो उन सब के पावर को हम ऐड कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस तो अभी हम करेंगे डिटेल में, ये बस आपका जो थ्योरी है उसको कवर कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये आप इससे देख लो, कोई डाउट होगा तो फिर हम करेंगे। अब है आपका लास्ट जो फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके।
तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई के बारे में आपको पता है कि एक सेंस ऑर्गन होता है जो कि हमको देखने में मदद करता है, और आई एक जो है उसका डायमीटर बहुत बार पूछ लेता है, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। पार्ट्स ऑफ आई आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसके क्या फंक्शन होते हैं। मेनली सबसे जो बाहरी पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ होता है, तो दैट हैपन्स एट कॉर्निया। लेंस, आई लेंस एक फिब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, और इसमें ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर, रेटिना पर, और ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह से होता है और इसलिए लाइट को कन्वर्ज कर देता है। आइरिस, आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है जो कि साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल का काम क्या होता है कि ये विंडो ऑफ द आई होता है जिसके थ्रू जो लाइट है वो एंटर करता है, और उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका प्यूपिल, कितना लाइट एंटर करेगा। अगर आप डार्क में जाओगे तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, अगर आप लाइट में जाओगे तो प्यूपिल आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि कम अमाउंट ही एंटर करना चाहिए। फिर है रेटिना, ये एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और ये एक आपका पर्दे की तरह से काम भी करता है जिसके ऊपर इमेज बनती है, और इसमें अलग अलग तरह के स्पॉट्स होते हैं, और इसके साथ ही ऑप्टिकल नर्व जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कहाँ तक भेजता है, ये भेजता है ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसको इंटरप्रेट करता है इमेजेस को। फिर फार पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। फार पॉइंट क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम क्लियरली देख सकते हैं, तो नॉर्मल आई के लिए मैक्सिममली आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो, और नियर पॉइंट जो है वो एटलीस्ट डिस्टेंस जो कि आप कंफर्टेबली देख सकते हो, तो मिनिमम डिस्टेंस जो आप आसानी से देख सकते हो विदाउट स्ट्रेन दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो रेंज ऑफ ह्यूमन विजन कितना होता है, तो -25 मतलब 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं। अकोमोडेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप देखो तो पास की चीज़ों को भी देख सकते हो, दूर की चीज़ों को भी आप देख सकते हो। तो हमारा जो आई लेंस है वो दूर की चीज़ें जब देखनी है तब अलग तरीके का इमेज बनता है, पास की चीज़ें हैं तो उसको अलग तरीके की इमेज बनानी होती है, तो वो जो अपना फोकल लेंथ है वो चेंज करता है, और इसी एडजस्ट करने की, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। और फोकल लेंथ किसकी सहायता से चेंज होता है, तो इट चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट है मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसे नियर साइटेडनेस का ये ध्यान रखना, नियर साइटेडनेस मतलब उल्टा वर्ड होता है। नियर साइटेडनेस आपको लगेगा कि पास का नहीं दिखाई देगा, बट इसका अपोजिट होता है। मायोपिया या नियर साइटेडनेस का मतलब आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का सही से दिखाई दे रहा है, दूर का सही से नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स इट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इमेजेस फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमेज जो है रेटिना की जगह रेटिना से पहले बनने लगता है। और फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है, जो आप इन्फिनिटी तक देख सकते थे उससे कम आपका फार पॉइंट हो जाता है। कारण ये कॉज क्या होता है, तो जो कर्वेचर है आई लेंस का वो बढ़ जाना, और आई बॉल जो है वो इलोंगेट कर जाती है, तो कर्वेचर बढ़ जाएगा तो आपका ये फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो जो रेटिना पे आपकी इमेज बननी थी उससे पहले इमेज बनने लगेगी, और जो इसके लिए करेक्ट करना है तो आपको फोकल लेंथ बढ़ाना है। फोकल लेंथ बढ़ाना है तो आपको कैसा, डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना है, और डाइवर्जिंग लेंस हमेशा क्या होता है, कॉनकेव लेंस, तो यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम। और अभी हम देखते हैं, इसका डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। मायोपिक आई में जो इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ रेटिना आ जाता है, रेटिना की जगह उससे पहले बनने लगता है, क्योंकि कर्वेचर बढ़ने के कारण, आई बॉल इलोंगेट होने के कारण फोकल लेंथ कम हो जाता है। और फार पॉइंट जो है उसको रेटिना तक पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर, और कॉनकेव लेंस का पावर क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमने पढ़ा नेगेटिव होगा। तो अगर आपका जो, अगर किसी के चश्मे का नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव मीन्स उसको कहाँ, पास के देखने में दिक्कत है या दूर के देखने में, तो उसको दूर का देखने में दिक्कत है, उसे मायोपिया है। करेक्शन ऑफ मायोपिया वही कॉनकेव लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, जब सेम उल्टा कि अगर आपको देखे तो दूर का आप आसानी से देख सकते हो, पास का आप आसानी से नहीं देख पाते। इसका कारण क्या होता है कि फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाता है, और नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, तो उसको हमको कम करना है, फोकल लेंथ को कम करना है। तो हम, इसका कारण क्या होता है, फोकल लेंथ बहुत
बड़ा हो जाता है और आई बॉल काफ़ी छोटी हो जाती है। इस कारण से हम इसका कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फोकल लेंथ है वो कम किया जा सके। तो ये तो नॉर्मल आई के लिए है जब शार्प इमेज रेटिना पे बनती है, और अगर इस तरह का होता है तो इसमें रेटिना के पीछे हमारी इमेज बनने लगती है। हाइपरमेट्रोपिक आई में ब्लर्ड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, पास की ऑब्जेक्ट आप देखोगे। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि फोकल लेंथ को कम कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, जिसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि ना ही जो ओल्डर पर्सन है ना ही नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन का लॉस हो जाता है, इस वजह से पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा कि जो आई लेंस है उसके फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी, तो वो जब लॉस हो जाती है तो उस कारण से जो पर्सन है वो ना ही पास का सही से देख पाता है ना ही दूर का सही से देख पाता है। तो नियर पॉइंट भी उसका ज़्यादा हो जाता है और फार पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। करेक्शन के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अगर मान लो एक चश्मा है तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अगर चीज़ें पढ़ने के लिए देखना हो तो पढ़ने के लिए आपको आंखें नीचे करनी पड़ेगी। तो जो नीचे है वो पढ़ने के लिए देखना, पढ़ने का मतलब आपको पास की चीज़ें हैं, तो नीचे जो है वो कैसा इस्तेमाल होता है? दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल नीचे होता है क्योंकि आपको पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, और दूर की चीज़ें देखने के लिए आपको कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो कॉनकेव लेंस ऊपर होता है, कॉन्वेक्स लेंस नीचे होता है। नीचे वाले का पावर पॉजिटिव होता है, ऊपर वाले का पावर नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एडवांटेज ऑफ आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस, इससे फ़ायदा क्या होता है? हमारा वाइडर फील्ड व्यू मिलता है, जो दूर की चीज़ें हम आसानी से देख पाते हैं, 3D व्यू हमको मिलता है। अब नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्जन ऑफ, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर हम देखें, अगर नहीं दिया है, शायद दिया नहीं दिया है। यहाँ एक और आता है आपका जो या ऊपर दिया है, देख लेते हैं हम, नहीं दिया है क्या? नहीं, इसको हटा लिया है। तो एक चीज़ आप और ध्यान रखना, जो हमारे आई डिफेक्ट्स है उसमें एक और आता है आपका जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है? जो हमारा आई लेंस है वो मिल्की हो जाता है। तो कैटरेक्ट में हमारा आई लेंस जो है वो मिल्की हो जाता है और उसको ऑपरेशन से सही किया जा सकता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट। ये तो उससे एक आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन बाय ग्लास प्रिज्म, तो जब भी वाइट लाइट जो है पास होता है ग्लास प्रिज्म से, तो ये अलग अलग एक बैंड ऑफ 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, और इस फिनोमेनन को कहा जाता है डिस्पर्जन। और इसमें जो लीस्ट डेविएट होता है वो रेड कलर, और सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है वो वॉयलेट कलर। और इसके जो अगर आप देखो तो विब ग्योर, इसके पैटर्न को अगर आप लिखो तो ये हो जाता है विब ग्योर। तो लीस्ट डेविएटेड रेड, मोस्ट डेविएटेड वॉयलेट। और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? 7 बैंड के कलर्स जो हैं जो डिस्पर्जन की वजह से फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और विब ग्योर से हम इसे डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, कितना ये डेविएट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम डेविएट करेगा। रेड का वेवलेंथ होता है 750 नैनोमीटर्स के आसपास, इसीलिए बहुत कम डेविएट करता है। वॉयलेट का होता है 450 नैनोमीटर के आसपास, इसीलिए ये ज़्यादा डेविएट करता है। तो वॉयलेट इज़ मोस्ट डेविएटेड कलर एंड रेड इज़ लीस्ट डेविएटेड कलर। और क्वेश्चन आता है वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास फॉर्म। तो स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि लाइट की डेविएशन जो है वो अलग अलग होती है। रेड लीस्ट डेविएटेड, वॉयलेट मोस्ट डेविएटेड, और जब लाइट डेविएट्स करती है तो डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग जो स्प्लिटिंग होती है, इस वजह से स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। प्रिज्म के बारे में आपको ध्यान से देखना है, ये डायग्राम ध्यान से समझ लो। प्रिज्म में क्या होता है कि जब इसके अंदर जो रे जाती है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, और क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंट करेगी, और जब ये बेंट करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर
जब ये बाहर निकलती है तो इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। तो जो एंगल जा रही है, जो लाइट एंटर कर रही है इंसिडेंट रे, जो बाहर निकल रही है इमर्जेंट रे। और अगर ये सीधा हम इसको बढ़ाते हैं और इसको बढ़ाएं, ये जो डेविएशन हुआ है, जो इसके पाथ में चेंज हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपको ध्यान रखना। अगर अब सीधा जाना था लेकिन ये जितना डेविएट कर गई है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत बार आपको इस तरीके का दे दिया जाएगा, उल्टा डायरेक्शन दे देंगे, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये तो आपको ध्यान रखना है। ये किस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। एंगल ऑफ डेविएशन डी जो है वो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स के बने होते हैं। इन्होंने जो सनलाइट को ग्लास प्रिज्म से पास किया और फिर जब उल्टा हम रख दिया प्रिज्म तो दोबारा से वाइट लाइट पास हो गया। तो इस पहले उन्होंने स्प्लिट किया और फिर दोबारा उसको एक साथ कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि ऑल 7 कलर्स कंबाइन किए जा सकते हैं अगर इन्वर्टेड प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाए। फिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है कि जब भी लाइट एक डेंसर मीडियम में एंटर करती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर करती है, तो ये क्या होता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो एक ऐसे एंगल पे, जैसे मान लो इस एंगल को अगर आप बढ़ाते जाओ तो ये भी आपका बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एंगल जो आप इतना बढ़ा दोगे कि ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ तक हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होते होते तक यहाँ आ जाएगा। तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और इससे ज़्यादा एंगल पे अगर कोई लाइट आएगी तो वापस इसी मीडियम में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है, लेकिन ये इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है जब लाइट दोबारा डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही आ जाए। वाई? ड्यू टू मोर देन क्रिटिकल एंगल। और अलग अलग मीडियम का क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। कंडीशंस क्या क्या है इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाए तो वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। रेनबो जो नेचुरल स्पेक्ट्रम जो हमारे स्काई में अपीयर होता है आफ्टर रेन शावर्स, और रेनबो हमेशा अपोजिट ऑफ सन के ही दिखाई देता है। 3 फिनोमिनन जो रेनबो इवॉल्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, दैट इज डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बार यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो अगर दोनों दिया है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लिखोगे, और अगर सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया है तो आप लिख सकते हो। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है। रेनबो फॉर्मेशन में एमसीक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अगर हम देखें तो जब कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाती हैं बारिश के बाद, तो ये ड्रॉपलेट्स एज ए प्रिज्म काम करती है, और जब लाइट एंटर करता है इन पे तो ये पहले रिफ्रैक्ट करती हैं, फिर डिस्पर्जन होता है, और फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और फिर जब ये बाहर आती है तो आपको 7 अलग अलग बैंड्स में दिखाई देती है, दैट इज़ रेनबो। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो अलग अलग लेयर्स जो है उनमें रिफ्रैक्शन जो होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके कारण जो दूर की ऑब्जेक्ट हैं वो अगर देखो हॉट ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप कहीं खाना बन रहा है उसके ऊपर की हवा के पीछे आप देखो तो आपको इमेज जो है वो फ्लिकरिंग दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, हिलती हुई दिखाई देती है। जो तारों से जो हमारे पास रोशनी आती है तो वो आपको जो है कैसे दिखाई देते हैं, एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देते हैं। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। सनराइज जो है वो 2 मिनट पहले आपको दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देते रहता है, दैट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी उसकी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ ही लिया है कि जो ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर हमें हॉट सरफेस के पीछे देखें तो आपको फ्लिकर करते हुए क्यों दिखाई देता है, तो क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन दोनों का अलग अलग होता है। हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर, तो ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है, इस वजह से फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देते हैं। स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन आपको हॉरिजन के पास दिखाई देती है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो सनराइज, डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज, ये भी आपको ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिखाई देता है। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी इसी वजह से होता है, इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया हुआ है, आप इसको देख लेना। फिर ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि
जो स्प्रेड हो जाना लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में, जो कोलॉइड पार्टिकल्स है, आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी लाइट को कोलॉइड पार्टिकल से पास किया जाता है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, लाइट जो है वो फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और यह जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के फोर्थ जो है, इसे हम लॉ ऑफ रेली कहते हैं कि कौन सा लाइट कितना स्कैटर करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके वेवलेंथ पे, और उसके जो है 4 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, वेवलेंथ हमने क्या पढ़ा है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, रेड का। तो रेड जो है वो सबसे कम स्कैटर करेगा और वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, ये ध्यान रखना है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, पाथ जो है लाइट का विजिबल हो जाता है। जैसे लाइट एंटर करता है डार्क में या अंधेरे में भी, अगर आप टॉर्च जलाओ तो आपको पाथ विजिबल हो जाते हैं, या अगर एक कमरे में सूरज की रोशनी एक छोटे से होल से आती है तो भी आपको पाथ विजिबल हो जाता है। फिर उसके बाद जब एक डेंस कैनोपी फॉरेस्ट में या ठंड के टाइम पे आप देखो, फॉरेस्ट में जाओ तो जो लाइट जब ऊपर से आ रही होती है तो पार्टिकल से टकरा के वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। और जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, उसकी वजह से अलग अलग फिनोमेनन हमारे आसपास दिखाई देते हैं। और ये आपको ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा कि जो कलर ऑफ लाइट वेवलेंथ शॉर्टर है तो ज़्यादा स्कैटर होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटर कम होगा। तो स्काई का कलर लाइट इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनको दिखना है, जैसे लाइट के सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं, डेंजर सिग्नल्स इसीलिए बनाए जाते हैं। जो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है वो अबाउट 1.8 टाइम्स होता है ब्लू लाइट के। उसके बाद है डेंजर सिग्नल्स रेड के, वही सेम कारण, क्योंकि रेड लीड स्कैटर होता है। क्यों लीड स्कैटर होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं। कलर ऑफ स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अपर लेयर जो है बहुत छोटे छोटे वाटर वेपर्स और गैसेस होते हैं, और इसके साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा जिसकी होती है वो होता है ब्लू कलर। इस वजह से हमको स्काई कलर जो है ब्लू दिखाई देता है। फिर ये एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखाई देगा, तो उसको ब्लैक दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ना ही कोई स्कैटरिंग होती है। फिर है क्लाउड जो है, क्लाउड वाइट क्यों अपीयर होता है, तो क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स होते हैं और वो हर लाइट को इक्वल स्कैटर करती है, इस वजह से वो वाइट कलर का दिखाई देता है। फिर सन का रेड क्यों दिखाई देता है, सेम अभी हमने पढ़ा, रेड दूर से आपको लाइट आती है, हमारे हॉरिजन के पास होता है ना आपका सनराइज और सनसेट के समय, तो वहाँ से जब लाइट आती है आपके पास, तो क्योंकि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम स्कैटर करेगी और वही आपके आंखों तक आ पाती है। फिर प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि हमारे पास होते हैं और स्टार्स की कंपैरिजन में वो हमसे ज़्यादा पास हैं और लाइट में उतना रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, इसलिए ये ट्विंकल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट जो है आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरे चारों चैप्टर्स। और अब आपके ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके फिजिक्स में जो 4 चैप्टर्स हैं, और ये चारों चैप्टर्स कितने मार्क कैरी करते हैं अगर आप देखो, लाइट और आई मिला के आपके 12 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और करंट और मैग्नेटिज्म ये मिला के आपके 13 मार्क्स, तो ये दोनों मिला के 25 मार्क्स का आपका पेपर कवर होता है। तो इस एक वीडियो से आपके 25 मार्क्स के पेपर कवर हो सकते हैं, इसको अच्छे से आपको देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। आप इसके बाद इसका रिस्पॉन्स ज़रूर बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको ज़्यादा और भी वीडियोस चाहिए तो हम और भी सब्जेक्ट्स की तीन वीडियो तो ज़रूर लेके आएंगे, जिसमें एक हमने ये फिजिक्स का लिया है, उसके बाद एक केमिस्ट्री और एक बायो। अब नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री चाहिए या बायो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसके हिसाब से हम जल्दी ही केमिस्ट्री और बायो का भी बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।